नमस्कार दोस्तों, स्काई एकेडमी 360 डिग्री सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स बैच के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग करंट अफेयर से संबंधित नए नए प्रश्नों को करेंगे, जिसके तहत जो है सैन्य व्यवस्था अभ्यास कहाँ कहाँ हुआ, उसके अलावा रेपो रेट, आर्थिक नीति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इन सब अलग अलग सामान्य अध्ययन से संबंधित जो खंड है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 17वीं भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह MCSG की बैठक कहाँ हुई? तो 17वीं भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह MCSG की बैठक जो है यह बर्लिन में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? बर्लिन में आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे तथ्य देख लेते हैं कि MCSG क्या होता है। MCSG की बैठक में किन किन बातों पे चर्चा हुई? तो MCSG जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था MCSG का आयोजन? बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में इसका आयोजन होता है। MCSG का मतलब होता है मिशन कमांड सपोर्ट ग्रुप। एम से मिशन, सी से कमांड, एस से सपोर्ट, जी से ग्रुप। तो MCSG यह इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है MCSG का? इसका उद्देश्य है कि जिन देशों के बीच में यह हो रहा है उनके रक्षा क्षेत्र के में उसको आगे बढ़ाना, यानी कि रक्षा से संबंधित जो बातें हैं उस सहयोग को, उसमें उसका दायरा को बढ़ाना, उनकी सहभागिता को बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाना, रक्षा सहभागिता को बढ़ाना है। ठीक है, अब जर्मनी के बारे में थोड़ा सा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जर्मनी क्या है? जर्मनी जो है एशिया महाद्वीप का, जैसे अलग अलग महाद्वीप है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो जर्मनी जो है यह यूरोपीय महाद्वीप का क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। और यही बर्लिन, यहीं पर MCSG का क्या हुआ था? बैठक हुआ था। और बर्लिन जो है यह जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है। और जर्मनी का मुद्रा क्या है? यूरो है। और वहां के जर्मनी में चांसलर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के प्रमुख जो है राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो होते हैं जर्मनी में वो कौन होते हैं? उनको चांसलर बोला जाता है। तो वहां के चांसलर जर्मनी के कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल विकास परिषद AIESC की बैठक कहां आयोजित हुई? ठीक है, तो AIESC की जो बैठक है यह सिडनी में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ? सिडनी में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो AIESC का मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल। ठीक है, और यह जो है द्वितीय बैठक हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और यह कहां आयोजित हुई है? तो सिडनी में आयोजित हुई है। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देखिए, AIESC ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल, ठीक है, इसका आयोजन सिडनी में हुआ। उद्देश्य क्या है? कौशल का विकास करना। देखिए आजकल हमारे भारत सरकार जो है कौशल विकास पर अधिक क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। तो इन्हीं कौशल विकास के से संबंधित जो है इसका आयोजन किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो है अपने देश के नागरिकों के कौशल विकास के लिए एक योजना बनाई, जिसकी दूसरी बैठक यहाँ हुई है। और यह दूसरी बैठक जिसका उद्देश्य क्या है? कौशल का विकास करना। उसके अलावा भारतीय प्रतिनिधित्वकर्ता इधर से कौन थे? जो भारत के प्रतिनिधित्व करता है, जो इसमें भाग लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किन्होंने भाग लिया? सांसद जेसन केलियर, जो वहां के सांसद हैं ऑस्ट्रेलिया के, और कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स। कौन? एंड्रयू जाइल्स। ठीक है, AIESC जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2011 में हुई थी। और इसकी पहली बैठक जो है यह गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर गुजरात में इसकी पहली बैठक। और इसकी दूसरी बैठक जो है इसका आयोजन कहां हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरी बैठक जो है वह प्रस्तावित है कहां? नई दिल्ली में। तीसरी बैठक कहां होगी? नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक सबसे यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है एवं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि यह महाद्वीप भी है और द्वीप भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यह एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक देश भी है, और देश भी है, महाद्वीप भी है, द्वीप भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और एक महाद्वीप है और एक द्वीप है। इसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है, और इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सिडनी, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहां आयोजित होगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 यह कहां आयोजित होगा, तो यह जो है भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित होगा, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका दिल्ली, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा यूपी, या इनमें सभी स्थानों पर। तो इसका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है, यह जो है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा कहां आयोजित होगा, यूपी में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो इसका तथ्य देख लें, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, ठीक है, इसका थीम क्या है, कोई भी जैसे कोई ग्लोबल एक्सपो होता है या फिर कोई भी एग्जीबिशन होता है उसका एक थीम होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका थीम क्या है, बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमेटिव वैल्यू चेन, ठीक है। कौन, इसका थीम क्या है, बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमेटिव वैल्यू चेन, इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है कि एक ही छत के नीचे, जैसे ई मोबिलिटी एक्सपो जो है एक ही छत के नीचे एक ही सारे व्यवस्था, जैसे परिवहन से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित, बैटरी से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सारे लोग जो है इकट्ठा होंगे और दूसरे के प्रति जो है जो कार्य कर रहे हैं वह साझा करेंगे, अपने तकनीक का साझा करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सके और एक अच्छा कार्य किया जा सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि एक ही छत के नीचे संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना, जिसके तहत ऑटोमोबाइल, स्टील, स्टार्टअप, बैटरी, परिवहन प्राधिकरण, सॉफ्टवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्र में सहयोग करना, ज्ञान साझा करना और तालमेल को बढ़ाना है, ठीक है। यही था ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 का थीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वास्तविक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद दर वर्ष 2024 में कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वह सकल घरेलू उत्पाद जो है वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितना जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो यह जो है 7.2% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का मतलब होता है। तो यह होता क्या है जीडीपी, कि किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो यह आरबीआई के द्वारा कितना कहा गया है, 7.2%। अभी हाल ही में जो है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की गई है और उसी मौद्रिक नीति में जो है उन्होंने जीडीपी का अनुमान दर यह बताया है, ठीक है। अब इससे संबंधित तथ्य देख लें हम लोग। अभी मौद्रिक नीति जो जारी हुई है उसमें रेपो रेट जो है 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो रेपो रेट क्या होता है, कि रेपो रेट होता है वैसा दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण लेती है, जिस दर पर, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट जो है अभी पिछले कुछ दिनों से अस्थायी रह रहा है, कितना, 6.5%। बैंक रेट जो होता है यह जो है, जैसे रेपो रेट होता है अल्पकाल के लिए, क्या
अल्पकाल के लिए होता है, ठीक है। बैंक रेट होता है दीर्घकाल के लिए। इसमें भी वाणिज्यिक बैंक जो है वह आरबीआई से ऋण लेती है, लेकिन वह दीर्घकाल के लिए जब ऋण लेती है जिस दर पर, तो उसको बैंक दर बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब ऋण लेता है वाणिज्यिक बैंक, उसको रिटर्न जब करता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या 3.35% है। कैश रिजर्व रेशियो, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ता है, उसका दर है 4.50%। और एसएलआर स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेट होता है, यानी कि मुद्रा का प्रवाह, उसका दर कितना है, 18% है, ठीक है। तो यह था मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ आंकड़े जिसे रिजर्व बैंक ने जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइबोर, माइबोर बेंचमार्क संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो माइबोर बेंचमार्क संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है आर सुब्रमण्यम है। कौन है? आर सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब माइबोर क्या है? तो माइबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। यह मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट क्या होता है कि यह एक औसत ब्याज दर पर आधारित एक रात्रिकालीन ब्याज दर है, जिस पर भारतीय बैंक भारतीय रुपया थोक मुद्रा बाजार में समकक्षों से असुरक्षित धन उधार लेते हैं। यानी कि यह एक रात्रिकालीन ब्याज दर है जिससे बैंक जो है वह पैसा लेती है, लेकिन यह जो पैसा लेती है यह असुरक्षित होती है, यानी कि इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है जिसकी जरूरत होती है इसलिए वह लिया जाता है, और वह जिस रेट पर लिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंटर बैंक ऑफ रेट, मुंबई माइबोर, ठीक है। इसका दर जो है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में जो है क्या किया जाता है? निर्धारित होता है, और उसी बीच में जो है जिस दर पर निर्धारित होता है उसी दर पर जो है ऋण दिया जाता है जिनको जरूरत रहता है, जिन बैंकों को, ठीक है। और इसका दर जो है तय कौन करेगा? अब तो जैसे कि कोई भी तय तो नहीं कर सकता है, तो उसका तय करने के लिए जो है एक संस्था है जिसका नाम है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, और इस फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड जो है इन्हीं के द्वारा जो है यह तय की जाती है। कौन सा? माइबोर जो रेट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है? ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में देखिए हमारे यहाँ महारत्न है, मिनी रत्न है, नवरत्न है, ठीक है ना। तो महारत्न कंपनियां जो हैं अभी हाल ही में, पहले से सेल, भेल, गेल ये सब शामिल है महारत्न में, लेकिन अभी हाल ही में जो है किसको शामिल किया गया है? हॉल को। किसको? हॉल को। हॉल क्या है? हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, सॉरी, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हॉल को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हॉल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसकी स्थापना वर्ष कब है? स्थापना हुई 1940 में, और मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। सेल यह पहले से शामिल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील की कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1973 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई है, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई है, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। इस प्रकार हॉल जब शामिल हो गया तो पहले जो है महारत्न कंपनी की संख्या 13 थी, अब जो है बढ़कर कितना हो गई? 13 से 14 हुई हॉल के शामिल होने से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब महारत्न कंपनी पाने, महारत्न जो भी मिनी रत्न है, मिनी रत्न कंपनी जो है वह जो है अपनी कैपिटल में जब वृद्धि कर लेती है तो नवरत्न कंपनी बनती है, और जब वही नवरत्न कंपनी अपने कैपिटल पूंजी, अधिकृत पूंजी जो है उसमें वृद्धि कर लेती है, मुनाफे में आती है, तब वह जो है महारत्न कंपनी बन जाती है। तो महारत्न कंपनी जो है, यह महारत्न कंपनी दर्जा पाने का मानदंड क्या है? यानी कि किस आधार पर महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है? तो पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, यानी कि वही कंपनी जो है महारत्न बन सकती है जो पहले से नवरत्न कंपनी में शामिल है, ठीक है। और पिछले 3 वर्षों में कर के बाद, यानी कि टैक्स को छोड़कर, टैक्स ले जोड़कर नहीं, टैक्स को छोड़कर, यानी कि शुद्ध मुनाफा कर के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी कि उसका औसत शुद्ध मुनाफा जो है कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। उसके अलावा
पिछले 3 वर्षों में वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी कि जो वह कारोबार कर रहा है जो वह 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, और उसकी शुद्ध संपत्ति जो है वह 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा जो शेयर बाजार है उस शेयर बाजार में जो है यह क्या होना चाहिए, सूचीबद्ध होना चाहिए, तभी उसे महारत्न का कंपनी का दर्जा मिलती है। अन्यथा नवरत्न है, महारत्न, मिनी रत्न है, उन सब के लिए भी अलग अलग मापदंड है, जिसके आधार पर भारत सरकार जो है, या भारत सरकार की क्या है, ये सब भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनियां हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समर्थ योजना किस क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना है? देखिए, समर्थ योजना जो है यह वस्त्र निर्माण, ठीक है ना, वस्त्र के क्षेत्र में यानी कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में चलाई गई एक योजना है। कौन सी योजना? समर्थ योजना। ठीक है, और यह समर्थ योजना किससे संबंधित है? वस्त्र क्षेत्र से। ठीक है, तो देखिए समर्थ योजना क्या है? यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित रोजगार उन्मुख वृहद कौशल कार्यक्रम है। इसके तहत लगभग 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करना है। यानी कि इस योजना से क्या करना है कि जो वस्त्र संबंधित जिनको कौशल प्राप्त करना है, यानी कि कपड़े सिलाई का काम करना है या फिर वस्त्र संबंधित अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं, अगर उन्हें करना है तो उन्हें समर्थ योजना के तहत यह लाभ मिलेगा। ठीक है, जिसके तहत लक्ष्य रखा गया है कितना? लगभग 3 लाख लोगों को वस्त्र में कौशल प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में त्रिस्तंभीय 9 सूत्रीय रणनीतिक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय यह जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है। कहां किया गया? उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया। इसके तहत जो है क्या है कि त्रिस्तंभीय तो 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। पहला स्तंभ में समुदाय का सशक्तिकरण करना। पहला स्तंभ क्या है? समुदायों का सशक्तिकरण, यानी कि वहां के जो समुदाय हैं, लोग हैं, उनको सशक्त बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। द्वितीय है स्तंभ नवाचार एवं तकनीक अभियान, यानी कि उन्होंने नया नया टेक्नोलॉजी सिखाना। ठीक है, उन्हें नया नया तरीका अपनाना कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को बताना है। और तीसरा है वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान, यानी कि उन्हें फाइनेंशियली रूप से जो है सशक्त बनाना है, यानी कि वित्तीय स्वायत्तता, यानी कि उन्हें फ्रीडम देना है। ठीक है, स्वायत्तता प्रदान करना है, वित्तीय फाइनेंशियली रूप से उन्हें मजबूत बनाना है, और उन्हें साक्षर, जो साक्षर नहीं है उन्हें साक्षर बनाना है। ठीक है, अब यह देखिए 3 स्तंभ है और तीनों का 3-3 जो है, 3-3 जो है क्या है? त्रिस्तरीय 9 सूत्रीय, तो तीनों का 3 सूत्र है। समुदाय सशक्तिकरण के तहत क्या शामिल हो जाएगा? पारंपरिक प्रथाओं का पुनरावर्तन करना, युवाओं का कौशल विकास का। पारंपरिक प्रथाओं का पुनरावर्तन करना का मतलब कि जो वहां उस राज्य में जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, जो पौराणिक प्रथाएं हैं, उसे पुनरावर्तन कराना, यानी कि उन्हें फिर से जीवित करना। ठीक है, जो विलुप्त हो रही हैं उन्हें फिर से लोगों के बीच में पहुंचाना। युवाओं का कौशल विकास करना, वहां के जो युवा हैं उनका कौशल विकास करना। उचित उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन, यानी कि जब उनका कौशल विकास होगा, उन्हें आय अर्जित होगा, तो उन्हें जो है क्या उचित उपभोग करेंगे। जो उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, जो उपभोग का तरीका है वो नहीं अपना पा रहे हैं, तो वह उचित उपभोग करें। अपना यूटिलाइजेशन, यानी कि पैसा कमा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार करना है, उसका उनके व्यवहार में इसके प्रति परिवर्तन लाना है। तो पहला स्तंभ में एक के 3 सूत्र थे। द्वितीय स्तंभ जो नवाचार है उसमें हरित टेक्नोलॉजी तो डेवलप करना है, प्रौद्योगिकी में आना है, लेकिन जो है उसमें क्या करना? हरित टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी लाना है। ठीक है, जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, यानी इको फ्रेंडली होना चाहिए। तकनीक आधारित त्वरित समाधान, अब कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका समाधान किया जाए। और सर्कुलर इकोनॉमी का अंगीकरण, और जो इकोनॉमी है उसका सर्कुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, पैसा एक्चुअल में होता ही है चलने के लिए, ठीक है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी का अंगीकरण। और तृतीय स्तंभ वित्तीय स्वायत्तता में भी 3 सूत्र है, जिसमें ग्रीन प्रैक्टिसेज का मानकीकरण, कार्बन डेटिंग हेतु सहभागिता, और सतत परियोजना हेतु ब्रिज फंडिंग। कार्बन डेटिंग से क्या होता है? हम लोग आयु का पता लगाते रहते हैं, जो पुरानी चीजें हैं उनके आयु का पता लगाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रतिरोध को समाप्त करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2 नवंबर को मनाया गया। पत्रकारों आजकल जो है अलग अलग देशों में पत्रकारों पर जो है हमले हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं हमलों के खिलाफ जो है पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए, यानी कि पत्रकार के विरुद्ध जो अपराध कर रहे हैं उनके लिए प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए, यानी कि वो उनके प्रति जो गुस्सा है उस चीज को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। और यह दिवस जो है कब है? 2 नवंबर को है, ठीक है, मनाया जाता है। पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रतिरोध को समाप्त करने हेतु कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, ठीक है। ये इसकी घोषणा किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रतिरोध को समाप्त करने हेतु मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2013 से शुरू की गई थी। और इसके शुरुआत करने का कारण क्या था कि माली जो देश है अफ्रीका में, उस देश में 2 पत्रकारों की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। फ्रांसीसी पत्रकार थे वह, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के ऐसा होने के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र सभा ने यह निर्णय लिया कि इस तरह का दिवस मनाया जाएगा जिससे लोगों में पत्रकारों के प्रति अविश्वास न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी महोत्सव 2024 कहां आयोजित हुई? तो खादी महोत्सव 2024 जो है यह मुंबई में आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ? खादी महोत्सव 2024 मुंबई। आजकल जो है भारत सरकार जो है खादी के प्रति जो है क्या कर रही है? खादी अपनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रही है जिससे लोगों में खादी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और खादी उद्योग का जो है व्यापार भी क्या हुआ है? बढ़ा है, ठीक है। तो खादी महोत्सव जो है यह जो है इसका आयोजक कौन है? खादी महोत्सव का खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। इनके चेयरमैन अभी वर्तमान में मनोज कुमार हैं। उद्देश्य क्या है? वोकल फॉर लोकल, ठीक है। जैसे खादी का जो वस्त्र है ये भारत देश में ही बनता है, तो यह क्या हो गया? वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया है। खादी कामगारों की आमदनी बढ़ेगा। जब खादी का आप लोग सामान खरीदेंगे या फिर जो भी कुछ करेंगे तो वह क्या होगा? उससे जो बना रहे हैं, जो कामगार हैं, जो खादी के वस्त्र या फिर अन्य भी चीजें बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनसे उन लोगों को क्या होगा? फायदा होगा और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है भारत बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। देखिए गरीबी से संबंधित जो है क्या है कि अलग अलग देशों में जो है गरीबी का मुद्दा बहुत ज्वलंत है। उसी गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए जो है एक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और वह दिवस कौन सा है? 17 अक्टूबर। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1992 से हुई है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह अधिकतर जो है किसके द्वारा घोषित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम को क्या करना? बढ़ावा देना। यानी कि अलग अलग देशों में जो गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम चल रहा है उन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है ऐसे दिवसों पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वैसे व्यक्तियों को गरीब की श्रेणी में रखा है जिनकी क्रय शक्ति क्षमता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $245 से कम है। यानी कि वैसे व्यक्ति जिनका $245 से अगर उनका प्रति व्यक्ति आमदनी अगर कम है तब उन्हें गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की जो आबादी है उसका 7%, लगभग 550 मिलियन लोग जो है गरीबी की श्रेणी में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेतकारी समृद्धि नामक विशेष किसान रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलेगी? तो शेतकारी समृद्धि जो है यह एक प्रकार एक किसान आधारित जो है रेलगाड़ी शुरू की गई है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और यह दानापुर से देवलाली के बीच में चलेगी। और यह देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है? इस शेतकारी समृद्धि जो ट्रेन चलाई गई इसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन किसानों की जो फसल है उसको अलग अलग राज्यों में त्वरित गति से जो है क्या किया जाए? उनके फसलों को या फिर जो अन्य चीजें बना रहे हैं उनको आगे
बढ़ाया जाए। ठीक है, तो शेतकारी समृद्धि रेलगाड़ी यह एक विशेष किसान रेलगाड़ी है। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। इसका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र के किसानों की उपज को तेजी से देश के अन्य राज्यों तक क्या करना? पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें कौन सा विकल्प सही है? पूछ रहा है कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व कपास दिवस एवं विश्व पर्यावास दिवस 7 अक्टूबर, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर। इनमें सभी सही हैं। तो इनमें सभी सही हैं, यानी कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कपास दिवस और विश्व पर्यावास दिवस, ठीक है, 7 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, यानी कि स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं उनके लिए दिवस जो है वह कौन सा है? 1 अक्टूबर है। ठीक है, अब देखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कि विश्व भर में भूखमरी को समाप्त करने हेतु जागरूकता फैलाना। यानी कि विश्व में जो भूखमरी की समस्या जो चल रही है, गरीबी, भूखमरी, ये सब समस्या है हमारे विश्व के साथ साथ भारत की भी समस्या है। ठीक है, तो उस चीज को समाप्त करना, यानी कि उसकी समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाना, ताकि जो है यहाँ पर इसी के लिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNFAO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि इसी दिन इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और UNFAO की स्थापना कब हुई? 1945 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। और इससे क्या फायदा होगा? इसका विषय क्या है विश्व खाद्य दिवस का जो इस बार मनाया गया है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। ठीक है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। सिंपल सा है, कोई भी दिवस जो मनाया जाता है उस चीज को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, उद्देश्य कपास उत्पादन को बढ़ावा देना। 2024 का इसका विषय था कपास के लिए बेहतर भविष्य की बुनियाद, यानी वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। उत्पादन में देखिए कपास के उत्पादन में भारत का क्या है? पहला स्थान है। पर्यावास दिवस क्या है? कि इसका उद्देश्य युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर तेजी से शहरीकरण, चुनौतियों, अवसरों का समाधान करना। इसमें युवाओं की भागीदारी को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, और उनके इसका विषय था बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना, यानी कि शहर का जो भविष्य है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इसके लिए युवाओं को शामिल करना। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। इसमें क्या है? लोग स्वेच्छा से जो है क्या करें? रक्त दान करें, उसके लिए यह दिवस मनाया गया था। और इसका विषय था इस बार का 2024 का रक्तदान के लिए 20 वर्ष पूरे होने का जश्न, रक्तदाताओं का धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कि इनमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें 5 नवंबर 2024 को बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ। तो सही बात है, यह 5 नवंबर 2024 को बिहार में जो मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका हैं, ठीक है, वह जो है उनका निधन हो गया है। ठीक है, छठ पूजा के समय में था। उन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत सरकार के द्वारा जो सबसे सर्वोच्च सम्मान दो दिया, राष्ट्रपति पदक। ठीक है, इन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी सही है कि 1991 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? पहले पद्मश्री मिलता है, उसके बाद इन्हें पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, पद्म विभूषण भी मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्हें नहीं मिला है, वो 2018 में मिला है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी सही हैं। ठीक है, देखिए शारदा सिन्हा भोजपुरी और मैथिली भाषा की लोकगीत की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? बिहार कोकिला। वैसे स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी अनेक बॉलीवुड फिल्मों में जो है इन्होंने क्या किया है? अपना गाने को उस फिल्म में गाया है। ठीक है, तो शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए
राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसे विजया किशोर रहाटकर, किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? विजया किशोर रहाटकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 1992 में हुआ। ठीक है, यानी कि एक विधान यानी कानून के द्वारा इसका क्या हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है शिकायत करने या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। यानी कि महिलाओं की जो समस्या है, जैसे बहुत सारे घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती हैं या फिर और भी अन्य जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर कोई महिला शिकायत करती है राष्ट्रीय महिला आयोग में तो भी ठीक है, और नहीं तो अगर इस तरह का कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेती है और स्वतः संज्ञान लेकर जो है क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोगों ने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को किया, अच्छे तरीके से समझने का, विश्लेषण समझने का हम लोगों ने क्या किया? प्रयास किया। और इसी तरह हम लोग जो है नए नए वीडियो के साथ आते रहेंगे। और करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका मैंने बताया था, स्टैटिक पार्ट के साथ पढ़ा जाए और पेन पेपर लेकर बैठिए, उससे लिखिए। ठीक है, ताकि जो है आपको 15-20 क्वेश्चन जो भी कराए जाएंगे उससे कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। और फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को जो है अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।